10 पॉइंट ऊपर भी है तो भी वो नॉर्मल बीपी है। मतलब 110 सिस्टोलिक और 70 डायस्टोलिक बीपी आता है तो भी नॉर्मल है। 130 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक है तो भी नॉर्मल बीपी है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 110, 120, 130 सिस्टोलिक बीपी है तो नॉर्मल है। 70, 80, 90, 70, 80, 90 डायस्टोलिक है तो भी नॉर्मल है। अब इससे कम जाता है तो वो हाइपोटेंशन है, इससे ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन है। समझ रहे हैं? 110, 70 से अगर नीचे जाता है तो हाइपोटेंशन है, 130, 90 से ऊपर जाता है तो हाइपरटेंशन। ये सिंपल सा फंडा है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन का। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दिखना है कि कितना है। रोहित शर्मा जी, आपको समझ में आया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। एंटेरिक फीवर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमारे को किसी भी तरीके का फीवर को हम एंटेरिक फीवर बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि बॉडी में हरारत जैसी हो रही है ना, और अंदर से कहते हैं ना ये हड्डियों का दर्द है। हमारे को बाहर से टेम्परेचर तो नहीं लग रहा लेकिन अंदर से फीवर लग रहा है, और होते होते वो बाहर तक भी आ जाता है। लेकिन एंटेरिक फीवर किसी भी तरीके का फीवर हो, चाहे वो टाइफाइड वाला फीवर हो, चाहे वो मलेरिया वाला फीवर हो, चाहे वो वायरल फीवर हो, तो किसी भी तरीके का एंटेरिक फीवर होगा तो यहाँ पे सेंसेशन आएगा। और ऐसा नहीं कि हम किसी का जब हम पॉइंट चेक कर रहे हैं तो हम उसको 50 नंबर चेक करने लगे, देखिए जी इसको एंटेरिक फीवर है या नहीं। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं ऑर्गन चेक करनी। फीवर होगा तो वैसे ही उससे भी उठाया जाएगा, मेरे को बुखार की दवाई लेने के लिए जाएगा पीछे, आपके पास थेरेपी लेने थोड़ी आ रहा होगा, है ना। वो तो सीधा सीधा जाकर पीसीएम वैसे ले रहा होगा, क्रॉस ले रहा होगा। तो आपके पास तो वो नॉर्मल थेरेपी के लिए नॉर्मल पेशेंट, वैसे ही पेशेंट आएगा। हाँ, जिसको लगातार फीवर रहता होगा वो जरूर आ सकता है आपके पास। ये लगातार फीवर रहने का मतलब महीने में 4-5 बार उनको फीवर आ ही जाता है। और इसके लिए भी अलग अलग पॉइंट है हमारे पास, कल हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन, एंटराइटिस। एंटराइटिस मतलब गैस्ट्रोएंटराइटिस भी हो सकता है, इन्फ्लेम्ड इंटराइटिस भी हो सकता है। वही जो जैसे मैंने आपको बताया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का ये डिपार्टमेंट होता है जिससे जो हमारा सिर्फ इंटेस्टाइन में काम करता है। तो ये भी आंतों में सूजन का ही पॉइंट है। इंटेस्टाइन में आंतों में सूजन होगी तो यहाँ पे गैस बनेगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर सेंसेशन आएगी। फ्लू, अब फ्लू कौन चेक करने के लिए बैठा है, लेकिन फिर भी किसी को अगर फ्लू है तो हम यहाँ पे 52 नंबर पे चेक कर सकते हैं। और फ्लू भी एक सीजनल है ना। जैसे अभी किसी चीज का फ्लू चल रहा है तो ठीक है, इसका सीजन चल रहा है तो आपने फ्लू चेक कर लिया, लेकिन इसको कोई चेक करता नहीं है। लेकिन फिर भी है, लेकिन पॉइंट तो बने हुए हैं ना, पहले से ही बने हुए हैं। तो आप चेक करना चाहें ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इसके लिए कोई चेक करवाने नहीं आता, देखना चाहिए मुझे फ्लू है क्या। लेकिन सीजनेबल कोई भी बुखार है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो नॉर्मल फ्लू में आती है। 53 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे 31 था, 53 था, 77 चेक करना था, लेफ्ट और राइट लंग चेक करना था, तो ये उन्हीं पॉइंटों में ही है। अस्थमा यहाँ से भी चेक हो सकता है। ये बहुत जरूरी, बड़ा ध्यान से समझना है। 54 से 57, 54 से 57 और 62 से 65, 62, 63, 64, 65। ऐसा नहीं कि उसका नंबर आएगा तो तभी चेक करना। ब्रेन आर्टरी चेक कर रहे हैं तो सारी चेक करेंगे, आठों की आठों। लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज, लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज पे सेंसेशन हर उस व्यक्ति को आएगी जिसको एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है उसको भी सेंसेशन आएगी, जिसको पैरालिसिस हुआ है उसको भी सेंसेशन आएगी, जिसको स्ट्रोक हुआ था, आपने देखा था कि जो फ्रंट साइड पे तो हमारा स्ट्रोक वाला पॉइंट था 7 नंबर। स्ट्रोक पे जो सेंसेशन आ रही थी तो इसका मतलब उनको लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरी पे भी आई। एंजाइटी, वर्टिगो, डिजीनेस, एंजाइटी, वर्टिगो, डिजीनेस और पार्किंसन डिजीज,
पार्किंसन डिजीज क्या होता है, जिसमें हाथ कांपता है। आप देख रहे हैं वीडियो में, आप कुछ लोगों के आपने देखे होंगे इस तरीके से हाथ कांपते रहते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये पार्किंसन डिजीज है। और कुछ लोगों का पैरालिसिस होगा तो भी यहाँ पे सेंसेशन आएगी। हमारा जो जैसे मैंने आपको बताया 38 नंबर, तो आप देखेंगे उनको यहाँ पर भी सेंसेशन जरूर आएगी। जिनको 38 नंबर पे सेंसेशन आ रही थी उनको यहाँ पर भी सेंसेशन जरूर आएगी। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज में अगर सेंसेशन आती है तो हम पेशेंट से पूछ भी सकते हैं, या पैरालिसिस वाला होगा तो दिख ही जाएगा कि पैरालिसिस हो चुका है, यहाँ पे सेंसेशन आ रही है। पेशेंट से पूछ सकते हैं आपको स्ट्रेस रहता है, हाँ जी रहता है। डिप्रेशन किसी को रहती होगी तो आएगा। एंजाइटी, डिजीनेस, वर्टिगो और पार्किंसन, ब्रेन आर्टरी से कनेक्टेड ये सारी बीमारियां अगर है तो उनको यहाँ पर सेंसेशन जरूर आएगी, लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरी पर। अब्दुल हसीब जी समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? एक बार, वेरी गुड, आगे चलते सर। राइट ईयर और लेफ्ट ईयर, मैं 58 और 61 दोनों एक साथ बताऊंगा। कानों में कैसी भी दिक्कत हो, कई बार किसी का कान बहता है तो सेंसेशन आएगी। कान में अगर आपके वैक्स बहुत ज्यादा है, खुजली होती है, इचिंग होती है तो भी सेंसेशन आएगी। कान से कम सुनाई देता है तो भी सेंसेशन आएगी। और कान में कई बार सीटी बजती है जिसको हम टिनिटस बोलते हैं, कान में घंटियां बजती हैं तो भी सेंसेशन आएगी। कान में किसी तरह का पस पड़ा हुआ है तो भी सेंसेशन आएगी। कहने का मतलब है कि कान से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो सेंसेशन आएगी और आप उसको यहाँ से ठीक भी कर सकते हैं। मेरी माता जी का, मेरी मदर है 82 ईयर्स ओल्ड, उनको एक कान से सुनाई नहीं देता था, कान में मशीन लगी हुई थी और इन्हीं पॉइंटों से उनकी मशीन उतरी और उनको अब बिल्कुल साफ सुनाई देता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। हम उनको ऐसे ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे, ट्रीटमेंट के बाद हम कल करेंगे डिटेल में। के बाद है हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन वही सेम पॉइंट है, आपको वही डिटेल में बताया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक कैसे बताते हैं। लेफ्ट ईयर भी आपको भी बता दिया, लेफ्ट ईयर और राइट ईयर दोनों चेक करना है। लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज भी बता दिया। कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, खांसी, नजला, जुकाम या सांस फूलना, इन प्रॉब्लम को हम 66 नंबर से चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खांसी है, बहुत ज्यादा सुबह उठते कफ बनता है, बलगम बनती है ना कुछ लोगों को, और खासतौर से स्मोकर्स को ज्यादा बनती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको बहुत ज्यादा बलगम बनती है, कफ बनता है। और सांस, जिनको सांस फूलता है उनको भी यहाँ पे सेंसेशन आएगी। जिनको जुकाम नजला रहता है उनको भी यहाँ पे सेंसेशन आएगी। और इसी के जो पैरेलल पॉइंट है, सेम सेम इसी बीमारी के लिए, वो है हमारा 76, 77, 78 अंगूठे पर। आपने देखा होगा थंब के ऊपर भी इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है। 76, 77, 78, कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। पर्टिकुलर अगर किसी को बहुत ज्यादा कफ या खांसी जुकाम रहता है तो आप 66 पे और उस पर भी ट्रीटमेंट देकर उसको ठीक कर सकते हैं, 77 पर से 78 पे। इसके बाद है हमारा 67 गुलेट। गुलेट क्या है? बुलेट मैंने पहले ही बताया था, अभी मैं एक बार दोबारा से वीडियो में बताया था। हमारी जो नेक है, ये जो गला है, आप मुझे वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो गला है ये है हमारा बुलेट। यहाँ से डाइवर्सिफाई होती है हमारी दो दो पाइप्स, एक होती है विंड पाइप, एक होती है फूड पाइप। तो अगर यहाँ पर बुलेट में हमारे इसोफेगस में अगर कोई भी इंफेक्शन है, कोई भी डेफिशिएंसी है, गले में दर्द है, तो यहाँ पर सेंसेशन आपको जरूर आएगी। 68 कोलेस्ट्रॉल, आपने देखा तो बैक साइड में भी कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है, 12 नंबर, 13 नंबर, 68 भी है। तो आप
68 पे भी चेक करेंगे, तो अगर सेंसेशन आ रही है, पीछे भी चेक कर रहे हैं आप, 12 नंबर 13 नंबर पे तो भी सेंसेशन आ रही है, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए ये वाला पॉइंट है। इसके बाद चलते हैं लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग और राइट लंग, ये तो मैं दोनों बता ही चुका था, 32 और 69। हम लंग्स चेक कर रहे हैं, तो पहले देखेंगे लेफ्ट लंग और राइट लंग दोनों में क्या है। तो ये है आपका 69। इसके बाद है 70 नंबर 70 नंबर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लीवर के पॉइंट है। लीवर के पॉइंट चेक करें तो सारे पॉइंट चेक करेंगे, 30 नंबर भी चेक करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया भी था, आपकी लिटिल फिंगर और आपके इंडेक्स फिंगर में भी पॉइंट है लीवर के, वो भी चेक करेंगे। लीवर में किस वजह से फैटी लीवर है, किस वजह से लीवर इन्फेक्शन है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गॉल स्टोन्स, पित्त की थैली में जो पथरी है, पथरी को अगर किसी को पथरी है तो 70 नंबर पे सेंसेशन आएगी, 71 पे सेंसेशन नहीं आ रही है तो पथरी नहीं है। अगर सेंसेशन आ रही है तो पक्का है। कई बार पेशेंट बोलता नहीं मुझे नहीं है, उनसे पूछो अल्ट्रासाउंड कराया नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर 2-3 mm की है, लेकिन अगर वो पेन नहीं कर रही है, पेनफुल नहीं है, तो कैसे पता चलेगा जब तक हम अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे। हम डॉक्टर के पास जाते कब है, जब अनटॉलरेबल पेन होने लग जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, फिर जाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करता हुआ देखते हैं जी आपको जी पथरी हो गई है 10 mm की, आपका तो गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। जब कोई भी बीमारी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है, पीक पे पहुंच जाती है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। और नॉर्मल रूटीन को चेकअप कराने कौन चाहता है कि चलो यार आज मूड बन रहा है, अल्ट्रासाउंड ही करा लेते हैं। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा मूड बन गया चलो आज अल्ट्रासाउंड कराने चलते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हम तो जब भी कराते हैं जब हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है। साल में एक बार रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए वैसे, लेकिन ये बहुत कम लोगों का नियम होता है। मतलब 100 में से सिर्फ गिने चुने 5% लोग हैं जो रेगुलर यूज कराते हैं साल में एनुअल हेल्थ चेकअप प्रॉपर। तो ये अगर गॉल स्टोन होगा सेंसेशन आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर 71 पे सेंसेशन आ रही है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो 73 पे भी आएगी सेंसेशन। और अगर 71 पे सेंसेशन नहीं आ रही है, 73 पे आ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। 71 पे नहीं आ रही है लेकिन 73 पे आ रही है, इसका मतलब पथरी तो नहीं है, लेकिन गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर है। या तो इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है जो आपका 20 नंबर पे आ रहा था, इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर है, या फिर कोई ना कोई गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, वो भी आ सकता है। के बाद चलते हैं आगे। लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? जो हमारी बॉडी में जो सेल्स बनाता है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी जिस बॉडी के पार्ट में बनने बंद हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स जब बनने बंद हो जाते हैं जिस जगह पर, तो वहां पर गांठें पड़ जाती हैं। उन गांठों को हम लिम्फ बोलते हैं। उन गांठों को हम लिम्फ बोलते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ना कहीं पे छोटी छोटी गांठें, लेकिन उनमें दर्द नहीं होता है ना, तो वो लिम्फ है। कई बार जो लोग जिम जाते हैं, आप देखते हैं कि उनको फैट एब्सेस बन जाता है। एब्सेस छोटी छोटी गांठ बन जाती है कहीं ना कहीं, कभी हाथ में, कभी कमर में, कहीं ना कहीं, कभी पैर में, लेकिन उनके ऊपर कभी भी दर्द नहीं होता। तो वो लिम्फ है ना। तो लिम्फ पे अगर सेंसेशन आ रही है तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपके कहीं पे बॉडी में कहीं पे गांठें वगैरह हैं, तो उनसे पता चलेगा यहाँ पर गांठें वगैरह है या नहीं। 75, ब्रेस्ट ट्यूमर। अब ब्रेस्ट ट्यूमर से मतलब क्या है कि पेशेंट को ब्रेस्ट ट्यूमर है तो भी नहीं बताना कि आपको ब्रेस्ट ट्यूमर है, सेंसेशन आ रही है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे ये वर्ड ऐसा है कि कई बार ना पेशेंट को ब्रेस्ट ट्यूमर से तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम जरूर हो गई टेंशन से। अगर ब्रेस्ट ट्यूमर पे सेंसेशन आ रही है तो पेशेंट से पूछना है कि आपको ब्रेस्ट में कहीं पे गांठें वगैरह हैं, बोलते हैं हाँ जी है तो सही।
कभी आपको कोई पेन वगैरह होता है उसमें? नहीं जी, पेन तो नहीं होता। तो अगर आप उनको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, आप उनको एक बार बोल दीजिए कि आप अपनी इसकी जांच कराइए, बायोप्सी कराइए या एफएनएसी कराइए। वैसे ज्यादातर क्या कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं और एफएनएसी कराते हैं। एफएनएसी का मतलब है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, बहुत बारीक नीडल से सैंपल लेते हैं और उसकी रिपोर्ट करीबन 1 हफ्ते में आती है। एफएनएसी की जांच से पता चलता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। ट्यूमर का मतलब क्या है? ट्यूमर का मतलब है गांठ। लेकिन वर्ड इतना खतरनाक है, किसी को बोलता ना उसको ट्यूमर है, तो ट्यूमर वर्ड इतना खतरनाक है कि पेशेंट को ट्यूमर से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हार्ट से बहुत कुछ हो गया। उसको बोलना है कि गांठ, हिंदी शब्द इस्तेमाल करना है कि आपको ब्रेस्ट ट्यूमर तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको ब्रेस्ट में कहीं पे गांठें हैं, वो बोलेंगे हाँ जी है। आप एक बार इसकी एफएनएसी या बायोप्सी करा लो। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी में बड़ा बड़ा पीस लेते हैं, एफएनएसी में फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी यानी बहुत बारीक नीडल से सैंपल लेते हैं। इतना फर्क है। हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन देखना है, अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ये 125 उनका देखना है, नहीं आ रहा है, तो आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं इजीली। वरना आपको पता है कि कैंसर वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देना है। कपिल जैन जी, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, थैंक यू। आगे चलते हैं। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। 66 नंबर था कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसके बाद आगे चलते हैं। 79, थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स क्या है? हमारी बॉडी में जो थायराइड, हमारे जो ग्लैंड्स हैं, वो हमें हमारे गले में होते हैं। थायराइड ग्लैंड में जो डेफिशिएंसी की वजह से हमारे को दो तरीके का थायराइड होता है। एक होता है पतले होने वाला थायराइड, एक होता है मोटा है पतले होने वाला थायराइड, एक होता है मोटे होने वाला थायराइड। पतले होने वाले थायराइड को बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। HYPER THYROIDISM। दोबारा रिपीट करता हूँ। HYPER THYROIDISM, हाइपरथायराइडिज्म। और मोटे होने वाले को क्या क्या बोलते हैं? हाइपर की जगह हाइपो लगा दो, HYPO, बाकी स्पेलिंग सेम है। HYPOTHYROIDISM। मोटे होने वाला थायराइड है या पतले होने वाला थायराइड है? दोनों को यहाँ से पता चलेगा। ऑपरेशन को देख के पता चल जाता है। सेंसेशन आ रही है बहुत तेज, अगर मोटा है तो हाइपो है, अगर पेशेंट पतला है तो हाइपर है। आपको देख के पता चल जाएगा। अब आप उससे पूछोगे नहीं कि ये आपको हाइपो है या हाइपर है ना? आपको पूछने की जरूरत थोड़ी है। वो तो पेशेंट की फिजिक्स बता रही है कि वो बहुत ज्यादा पतला है या बहुत ज्यादा मोटा है, तो वो हाइपो है या हाइपर, ये पता चल जाएगा। तो आपको ये क्लियर हुआ तो मीना सैनी जी थंब का इंप्रेशन दिखाएंगे। क्लियर समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है? जब हम बिस्तर पे सोने के लिए चले जाते हैं, बिस्तर पे सोने के बाद बहुत देर से नींद आती है। मतलब सोने तो हम 10 बजे चले गए, लेकिन करवटें बदल रहे हैं, दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है और नींद नहीं आ रही है। सोते सोते 12:30 बज गए, 1 बजे, कब नींद आई पता नहीं। उसके बाद तो नींद बहुत अच्छी आ रही, सुबह उठेंगे, लेकिन नींद बहुत देर से आने को इंसोम्निया बोलते हैं। ये एक बीमारी है। नींद हमेशा आपको लेटने के बाद, बिस्तर पे लेटने के बाद विद इन 15 मिनट्स अच्छी वाली नींद आ जानी चाहिए, ताकि आपको होश ही ना रहे। वो है प्रॉपर नींद। लेकिन होता क्या है कि हम रात को ही हमारे को वो 99 के शेयर में शुरू हो जाते हैं कि कल उसको पेमेंट देनी है, उससे पेमेंट लेनी है, कि किसका कर्जा देना है, किससे कर्जा लेना है, कल क्या क्या काम करना है। वो पूरे अगले दिन की दिनचर्या रात को ही शुरू होती है। कई बार घर की टेंशनें चल रही होती है दिमाग में,
किसी का कोई कलेश चल रहा होता है, तो किसी को कोई बिजनेस की टेंशन होती है, किसी को बच्चों की टेंशन होती है, तो वो सब रात को सोने के बाद ही दिमाग में चलती है, पूरे दिन भर कुछ नहीं चलेगा। रात बनी है सोने के लिए और हम सोते नहीं है। और कई बार लोग इंसोम्निया को दावत देते हैं। इंसोम्निया को दावत क्यों देते हैं? 10 बजे लेट जाते हैं बिस्तर पे, मोबाइल फोन लेते हैं, और जिस जिसको अपॉइंटमेंट दे रखी होती है, फेसबुक फेसबुक को, व्हाट्सएप को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, यूट्यूब को, जिन जिन को अपॉइंटमेंट दे रखी थी, सबके अपॉइंटमेंट फुल फिलअप करके देख करके फिर आराम से सोते हैं। जब हाथ से फोन छूटने लग जाता है ना, तब फोन को छोड़ते हैं। जब फोन नींद में हाथ से छूट जाता है, तब सोते हैं। तो जब हम नींद को एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करते हैं तो वो एक बीमारी बन चुकी होती है, इंसोम्निया बन चुकी होती है। फिर वो हमारे को ठीक नहीं होती, वो एक हैबिट बन चुकी होती है देर से सोने की। ये तो है इंसोम्निया। और स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है? हम सोते हैं, लेटने के 15 मिनट में नींद तो आ गई, लेकिन नींद बार बार बीच बीच में खुलना, वो स्लीप डिसऑर्डर है। इंसोम्निया नींद देर से आना, और स्लीप डिसऑर्डर नींद बार बार बीच बीच में टूटना। ये क्लियर है पिंटू जी? अगर क्लियर है तो थंब का इंप्रेशन दिखा देंगे पिंटू जी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। फटीग, फटीगनेस मतलब शरीर में टूटन, किसी काम को काम ना करने का मन ना करना, आलस छाया रहना, और काम को ना बहुत ज्यादा पोस्टपोन करते रहते हैं। एक बार बिस्तर पे लेट गए, खासतौर में फटीगनेस सर्दियों के दिनों में ज्यादा होती है, और गर्मियों में एसी के कमरे में ज्यादा होती है फटीगनेस। निकलने का मन नहीं करता, बेड छोड़ने का मन नहीं करता, बाहर कौन जाए, चलो काम को हम कल कर लेंगे। और कई बार हम घर के भी नॉर्मल रूटीन वर्क भी नहीं कर पाते, और शरीर में बहुत ज्यादा आलसपन छाया रहता है, टूटन रहती है। और हम उसको फटीगनेस को और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह पर पसरे रहते हैं, टीवी पर कई कई घंटे, सुबह से लेकर शाम तक एक ही सोफे पे पूरा दिन निकाल देते हैं। तो फटीगनेस हमारी खुद की क्रिएशन है। अगर हम आलस छोड़ करके सभी काम में लग जाएं, चाहे सर्दी हो चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो हमारे को फटीगनेस होगी नहीं, और धीरे धीरे हमारी बॉडी इसकी हैबिचुअल होती है। उसके बाद है ब्रोंकाइटिस। आपने देखा जिन लोगों को ना बहुत ज्यादा खांसी काफी दिनों से है, और बहुत ज्यादा खांसते 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 ऐसी आवाज आती है, बड़ी जैसे कि किसी का गला फट जाता है ना, बड़ी गंदी गंदी आवाज आती है उनकी फेफड़ों से। जो फेफड़ों से खांसने की आवाज आपने देखा है, बड़ी गंदी वाली आवाज आती है, कई बार डर लगता है कि इसको टीवी तो नहीं है। तो वो होती है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। जो खांसी में बहुत गंदी वाली जो आवाज आती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और इसकी वजह से कई बार जिन लोगों को अस्थमा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा भी दो तरीके का है, ब्रोंकियल अस्थमा, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लेकिन वो ब्रोंकियल नहीं, लेकिन वो सीओपीडी जरूर है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये ब्रोंकाइटिस से ही शुरुआत होती है। जिनको बहुत ज्यादा खांसी है, फिर सांस फूलने लगता है, और मैं देखा उनकी सांस में बड़ी खरखर जैसी आवाज आने लगती है, कि फेफड़ों में से आवाज आने लगती है, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आया सोहनलाल शर्मा जी? वेरी गुड। तो ये थे हमारे हॉररी पॉइंट, ये सॉरी हॉररी पॉइंट्स, हमारे फ्रंट और बैक के। और आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ठीक से समझ में भी आए होंगे। जस्ट से